का। और मैं देश और दुनिया के आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और हमारी जो लड़ाई है वो देश के लिए है, देश के उन प्रमुख मुद्दों को लेकर है जिनसे आज मौजूदा सरकार भागना चाहती है। लेकिन हम उन मुद्दों पर उन्हें लेकर आ रहे हैं और उनसे बचने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ चल पड़े हैं। उन्होंने भारत की जनता से कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छिन जाएंगे, आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट दी जाएगी। यानी कि उनका सीधा सीधा इशारा मुसलमानों की तरफ था। एक प्रधानमंत्री होते हुए उन्हें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो कहा जाता है, पुराना नारा है कि जनता को बहकाने के लिए जब कोई तरीका काम में आए तो धर्म की अफीम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आज एग्जैक्टली। धार्मिक अफीम जताकर माननीय मोदी जी वोट लेना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी नैतिक रूप से हार है। और एक उनकी हार का एक कारण और है कि वो भारत के चुनाव को राष्ट्रपति का चुनाव बनाना चाहते हैं अमेरिका की तरह। जिस तरह अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पूरे देश में चुनाव होता है, इस तरह से मोदी जी कहते हैं कि भी मेरे कैंडिडेटों को मत देखिए, आप मुझे देखिए। आप कैंडिडेट को वोट ना देकर आप ही सोचिए आप मुझे वोट दे रहे हैं। ये कैसे संभव है? एक लोकसभा क्षेत्र जहां 20 लाख लोग हैं, जिनकी अपेक्षा अपने जनप्रतिनिधि से होती है कि जिसे वो चुन रहे हैं वो उनके सुख दुख में काम आए। आज हालात क्या है? जो मोदी जी के नाम पर चुने गए थे, उन्होंने जनता से स्पष्ट कहा कि भाई आपने हमें नहीं चुना, मोदी जी को चुना है। आपकी कोई समस्या है मोदी जी से जाकर कहिए। तो लोग त्राही त्राही कर रहे थे। अब लोग अपना जवाब देने का मूड बना चुके हैं। और निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मोदी जी ने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है। और वर्ल्ड बैंक की चेतावनी न केवल भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए भी है, जी। बांग्लादेश के लिए भी है कि भाई जो अंग्रेजों के समय में बेरोजगारी की दर थी, आज इन देशों की बेरोजगारी दर उस समय को भी क्रॉस कर चुकी है। यानी कि जो हमारे देशों के शासक हैं वो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक निकले हैं, जिन्होंने अपने अपने देशों में बेरोजगारी की दर को इस खतरनाक स्थिति तक पहुंचा दिया है। तो मोदी जी भी उसी कड़ी में जिम्मेवार हैं। तो निश्चित तौर पर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश को बचाने की लड़ रहे हैं। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं कुछ पाने की, ना कुछ खोने की। हमारा जो देश के प्रति धर्म है हम उसे निभा रहे हैं और हम ये चाहते हैं मोदी जी सार्थक मुद्दों पर चर्चा करें, बात करें, देश के विकास की बात करें। हम खुलकर उनसे बात करेंगे, हम उन्हें गले लगाएंगे, क्योंकि हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। दुश्मन तो मोदी जी हमें मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। अरे भाई किसने कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं आप? क्या दुश्मनी है आपकी? एक तरफ तो आप कहते हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए, दूसरी तरफ आप इस हद तक जाकर कांग्रेस पार्टी को मिटाने का कार्यक्रम चलाते हैं कि आज देश की जनता ये समझ चुकी है कि जो भी बेईमान आदमी, भ्रष्ट आदमी जो बीजेपी के मुताबिक भ्रष्ट है, करप्ट है, घोटालेबाज है, वो तभी तक घोटालेबाज है जब तक वो कांग्रेस में या किसी और पार्टी में, जब वो बीजेपी में चला जाता है तो ईमानदार हो जाता है, दूध का धुला हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और बीजेपी उनको किसी को मंत्री बना देती है, किसी को सांसद बना देती है, किसी को चेयरमैन बना देती है। तो लूटो, राज करो, बांटो, राज करो, ये नीति वर्तमान सरकार की है। और निश्चित तौर पर हम अपने देश की जनता के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और मोदी जी को इन सब मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से आप सुनिएगा कि भाजपा को अगर समझना है तो उसके दोहरे चरित्र को जानना जरूरी है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो भाजपा की जो पॉलिसी है वो सेम है। जैसे भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों का भला नहीं किया, कांग्रेस की नीतियों के कारण मुसलमान पिछड़ गया। दूसरी तरफ मोदी जी क्या कहते हैं कि कांग्रेस ने सदा मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है, हिंदुओं को दबा कर रखा है। तो भाई दोनों चीजें कैसे संभव हैं?
अच्छा, मोदी जी हर चीज में, अभी पिछले दिनों मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी थे, उनका जो कार्यकाल था इतना बेहतर था, इतना शानदार था कि जो उन्होंने देश के लिए नीतियां बनाई उनमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत तारीफें की। और वैसे मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं मनमोहन सिंह जी तो देश के दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि कभी नहीं कहा। उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की थी भारत के अंदर, और अल्पसंख्यकों की बात ये की थी संसाधनों के लिए। संसाधन क्या होते हैं किसी भी देश के? बिजली है, पानी है, ये जो जरूरी चीजें हैं, रिसोर्सेज, इनके बारे में। कि भाई 4 गिलास दूध है और एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, तो उसमें जो सबसे कमजोर है उसको पहले मिल जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन 3 का दूध छीन कर एक को पिला दिया जाए। तो हर चीज में इनका दोहरा मापदंड है, दोहरा पैमाना है, केवल और केवल किस लिए? बेवकूफ बनाने के लिए जनता को। अब 3 तलाक की बात थी, हमने कहा भाई मोदी जी बहुत बढ़िया। मोदी जी ने कहा जी इसके बाद तो इस्लाम में घटनाएं खत्म हो गई तलाक की। मैंने कहा मोदी जी आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं, और हमें वो आंकड़े आप दिखा दीजिए कि 3 तलाक पर कानून बनने के बाद में तलाक की घटनाएं बंद हो गई हो। फर्क इतना है क्या वो कोर्ट में आने लगे? भाई कोर्टों में खुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तलाक के केसेस बढ़ गए। विजय साहब, 3 तलाक तो मसला ही फिका का मसला है, ये तो कंप्लीटली रिलेटिव्स एक जो हमारी शाख है, ये फिका ही मसला है। बिल्कुल। अब जैसे समान नागरिक संहिता का मामला लेकर आई बीजेपी, खुद बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो उसके खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर बात करती है, वो कभी ये सच्चाई नहीं बताती कि भाई जो आदिवासी हैं उनके लिए अलग कानून है हमारे देश में, जो सिख हैं उनके लिए अलग है। क्या अलग है? ये नहीं है कि अगर कोई मर्डर करेगा तो उसे सजा में छूट मिल जाएगी, नहीं। कि भाई अगर वो अपने धार्मिक रीति रिवाज से शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जीना चाहते हैं धार्मिक आधार पर तो जी सकते हैं। तो इसमें किसी के लिए कोई ये नहीं है कि हमने कोई एक अलग से पॉलिसी बनाकर किसी को विशेषाधिकार दे दिए हों, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन मोदी जी सरकार हर मुद्दे को ऐसे प्रस्तुत करती है कि जैसे भाई अगर ये चीज हो गई तो मुसलमानों का देश बन जाएगा, ये चीज हो गई तो मुसलमान घरों में घुस जाएंगे। और दूसरी तरफ पॉलिसी क्या है कि गोली मारो इनको। इनके नेता कहते हैं गालियां दे देकर, इनका एक नेता कहता है कि भाई बुरके में तो केवल आतंकवादी ही होते हैं, एक कहता है कि भाई अगर अपने आप को बचाना है तो हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। मेरी समझ में वो नहीं आता। आवाम इसी चीज को सुनना चाहती है, फरमाइएगा। ये इम्पोर्टेंट देखिए, राम मंदिर का मुद्दा देश की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। कांग्रेस ने भी इस पर काम किया था, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय में ही भूमि अधिग्रहण हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, देश और दुनिया के मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? वो काबा है। मस्जिद क्या है? नमाज अदा करने की इबादत गाह है, यानी कि वो खुदा का घर नहीं है। मस्जिद खुदा का घर नहीं है, खुदा की इबादत करने का स्थान है। इसलिए हमने देश के मुसलमानों से कहा कि भाई मोदी जी और भाजपा हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, लड़वाते रहेंगे, ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मुद्दा खत्म हो गया। आप बीजेपी परेशान है, इसलिए राम मंदिर के बाद में ज्ञान व्यापी की बात करनी शुरू कर दी बीजेपी ने, उसके बाद में मथुरा काशी की बात करनी शुरू कर दी, मथुरा की बात करनी शुरू कर दी। तो मेन मुद्दा क्या है इसका? आम जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, इसको इन्होंने सियासी मुद्दा बनाया। एक मुद्दा खत्म होगा, दूसरा तैयार है। इसमें ये तीनों बातें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई है, जबकि इसका मईशत के साथ या आप ये समझ लें कि इंडिया के विजन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सुनिए। भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या हमारा कोई भी अड़ोसी पड़ोसी मुल्क हो, कान खोलकर सब सुन लें, ध्यान से सुन लें। बिल्कुल, कोई भी देश कब मजबूत होता है? अगर पाकिस्तान में मस्जिदें ही मस्जिदें बना दो तो पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा, कभी नहीं मजबूत हो सकता। भारत में मंदिर ही मंदिर बना दो, नहीं मजबूत हो सकता। कोई भी देश मजबूत जब होता है जब उस देश का नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत हो।
शारीरिक रूप से मजबूत हो, वो दिमागी रूप से मजबूत हो, भाई जभी तो वो अपने देश की सेवा करेगा ना। आज पाकिस्तान के लोगों से कहा जाए कि चलो भाई युद्ध लड़ना है, आ जाओ सेना में, और उनके बस की ना हो 4 कदम चलना भी, तो क्या पाकिस्तान लड़ाई लड़ पाएगा कोई? क्या भारत कोई लड़ाई लड़ पाएगा? या बांग्लादेश कोई लड़ाई लड़ पाएगा? नहीं। इसी तरह भारत अगर अपनी जनता से कहे कि लाओ भाई हमें पैसा दो, युद्ध लड़ना है या कोई काम करना है, अगर जनता के पास पैसा नहीं है तो क्या कोई सरकार सफल होगी? नहीं। हकीकत यही है, ये मंदिर मस्जिद सब बहाना है। अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात, भारत सरकार कभी भी ना तो इस बात को स्वीकार कर सकती, ना कह सकती। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करना तो व्यर्थ है। इस मुद्दे पर केवल एक ही चर्चा हो सकती है, वो ये है, भारत की जनता हो चाहे पाकिस्तान की जनता हो या किसी भी देश की जनता हो, अगर उसे जनता से कहा जाए कि अगर हमारे देश के दुश्मन किसी भी देश में छिपे हुए हैं और हम उन्हें मारना चाहते हैं या मार देंगे या मार दिया है, तो उस देश की जनता खुश होगी या नहीं होगी? जाहिर सी बात है, खुश होगी। तो ये एक राजनीतिक पहलू है इसका, ऑफिशियल पहलू इसका 0/0 है, क्योंकि अधिकृत रूप से कभी भी भारत सरकार ने ना ये कहा है। देखिए, एक कहानी है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम सभी देश के लोगों पर फिट बैठती है कि एक राजा को वरदान मिला कि वो जिस चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी। तो एक दिन उसने अपनी बेटी को ही छू लिया और वो सोने की बन गई। तो हमारे यहाँ का जो इकोनॉमी का सिस्टम है, जो टैक्स व्यवस्था है, वो ऐसी है कि सरकार हर आदमी को लूटने में जुटी हुई है। जब माननीय मोदी जी ने कहा कि भी हम इसे इतने ट्रिलियन की व्यवस्था बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो हमने कहा कि कैसे, आप हमें ये तो बताइए भी पॉलिसी क्या है। तो उन्होंने नहीं बताई, क्योंकि उनकी सीधी सी पॉलिसी थी कि टैक्स का ज्यादा से ज्यादा दायरा बढ़ाइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लूटिए और एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में देश खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में तो मोदी जी ने सोचा नहीं था। इसके परिणाम ये है कि खुद मोदी जी कहते हैं कि देश के 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं ले रहे हैं। सोचिए, अगर अगर एक सक्षम आदमी से मैं ये कहूं, भाई अगर कोई 20,000 रुपए महीने भी कमा रहा होगा ना, तो अपनी नौकरी छोड़कर 5 किलो गेहूं कोई लेने नहीं जाएगा। 5 किलो गेहूं होता कितना है आप सोचिए। ठीक है, आंकड़े बताते हैं कि 45 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी छूट गई। अब वो बिजनेस किया, वो फेल हो गए। क्योंकि जब देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं होते तो आप कोई भी काम कर लें, आपको लगेगा जरूर कि नहीं ये काम अच्छा चल रहा है, चलो इसे कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसमें जाएंगे फेल हो जाएंगे। एक सीधी सी बात है। तो हकीकत में कोई बात नहीं करना चाहता। आपने देखिए, मैं थोड़ा सा, आपको हो सकता है कि मैं भद्दा बोलूं, तो मैं केवल एक चीज से तुलना कर सकता हूँ इन सभी देशों की, जो वर्ल्ड बैंक ने भी की है। जैसे एक डॉग है, वो हड्डी को चबाता है, और हकीकत क्या है इसमें, साइंस ये कहती है कि हड्डी में ना तो खून होता ना कुछ होता कि जो वो कुत्ता उसे चबाए और उसे कोई आनंद आए। वो हड्डी चबाते चबाते कुत्ते के जो मसूड़ों का खून है वो उसके मुंह में आने लगता है और उसको लगता है कि ये खून हड्डी में से आ रहा है। ये जो डेवलपमेंट है, ये ऐसा ही सिस्टम बन चुका है कि आदमी अपना ही खून पी रहा है और खुश हो रहा है। आदमी से लूटा जा रहा है 100 रुपए, उसे मिल रहा है 2 रुपए और वो 2 रुपए में खुश है। उसको लग रहा है कि भी तू सरकार से पता नहीं 5 किलो गेहूं लेकर क्या तूने इनाम का काम कर लिया। तो जब तक जनता अपने राइट्स नहीं समझेगी, जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी, देखिए जल जंगल जमीन तो भारत में भी लूटे जा रहे हैं और पाकिस्तान में भी। चैलेंज के साथ कह रहा हूं भाई, आप ये देखिए कि जितने भी नेता हैं वही बड़े बड़े पूंजीपति कैसे बन गए। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका सरकारों में दखल कैसे हो गया? क्योंकि आज ये सिक्के के 2 पहलू हैं, बिजनेस और राजनीति। भाई राजनीतिक लोगों ने राजनीति को बिजनेसमैन बना दिया और बिजनेसमैनों ने उसमें हिस्सेदारी कर दी। आज एजुकेशन एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो।
ठीक है, लेकिन लूट कौन रहा है? लूट रहा है आम आदमी, क्योंकि उसको सपने बेचे जा रहे हैं कि भाई अगर अपने बच्चों को विदेश भेजना है, कामयाब बनाना है, तो भैया पढ़ाइए महंगे स्कूलों में, लुट जाइए। इसी तरह से हॉस्पिटल है, भाई वो क्या है, वो भी एक हिस्सेदारी है। तो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस मिलकर देश की जनता को, देखिए एक बिजनेसमैन बर्बाद होता है तो कौन बर्बाद होता है, सच बताना आप। अगर कोई बिजनेसमैन बर्बाद होता है तो बैंक बर्बाद होता है, और बैंक में किसका पैसा होता है? आम जनता का पैसा होता है। तो यानी कि आम जनता ही लुट रही है, पिट रही है, लेकिन फिर भी खुश है। क्यों? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं भाई मैं तुम्हें 5 किलो गेहूं दे रहा हूं, तुम इसमें खुश रहो। इसी तरीके से पाकिस्तान में कुछ और कहते होंगे कि भाई हम आपको ये दे रहे हैं, आप इसमें खुश रहो। अच्छा, वहां भी क्या है, वहां भी इस्तेमाल होता है। सुनिए, अभी अभी पाकिस्तान ने एक बात कही है, पाकिस्तान के लोगों ने, नेताओं ने, कि भाई कृपया करके भारत के चुनाव में पाकिस्तान का उपयोग ना किया जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान में भारत का उपयोग होता है। याद रखना, दोनों ही देश का पॉलिटिकल सिस्टम केवल और केवल एक दूसरे की जनता को बरगलाने के लिए इस्तेमाल करता है। भारत के लोगों को पाकिस्तान का डर दिखाया जाता है, पाकिस्तान के लोगों को भारत का डर दिखाया जाता है। यही तो धंधा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजीपति के लिए कोई दीवार नहीं है। अगर भारत का पूंजीपति पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहे, वेलकम। पाकिस्तान का बिजनेसमैन भारत में बिजनेस करना चाहे, वेलकम। लेकिन जब वोट बैंक की राजनीति होगी तो नहीं, पाकिस्तान का टमाटर इंडिया में नहीं आना चाहिए, टैक्स लगा दो। अरे भाई, टैक्स तो जनता के ऊपर पड़ेगा। एक लाहौरी नमक होता है, सेंधा नमक, व्रत में काम आता है। मोदी जी ने कहा हमें पाकिस्तान से बदला लेना है। कैसे बदला लेंगे? पाकिस्तान से जो भी चीजें आती हैं उन पर कई सौ गुना टैक्स लगा दो। 10 रुपए किलो का नमक भारत की जनता को 40 रुपए में मिल रहा है, 60 रुपए में मिल रहा है, 70 रुपए में मिल रहा है। तो इससे पाकिस्तान कमजोर हुआ है, भारत का नागरिक कमजोर हुआ? बताओ। तो दोनों ही देशों की यही स्थिति है, और ऑल इज वेल, और जबकि वेल कुछ नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने सिंगल पार्टी बनने के लिए और इस देश पर एक तरफा शासन करने के लिए कई नए तरीके अपनाए, जो शायद लोकतंत्र में संभव नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनाए। पहली बात, उन्होंने नोटबंदी क्यों की थी? उस समय 4 राज्यों के चुनाव थे, उनको ध्यान में रखते हुए नोटबंदी की, क्योंकि वो एक चीज समझ गए थे कि पैसा एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप सामने वाली पार्टी के पास पैसा नहीं है तो वो आधी तो वैसे ही कमजोर समझे, क्योंकि खुद आलोक भाई मान रहे हैं कि भारत में ये स्थिति है कि कोई भी चुनाव लड़ना हो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। हालांकि ये स्थिति पाकिस्तान में भी है, सभी ज्यादातर देशों में यही स्थिति है। अगर ये स्थिति ना होती तो ट्रंप जैसे लोग कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ना बनते, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे, पूंजीपति थे, पैसा था उनके पास। एक बेसिक कारण तो यही था। तो चाहे आप इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात कर लें, जो भारतीय मूल के हैं, तो एक पैसा एक बहुत बड़ा उनके पीछे रोल अदा कर रहा है। तो मोदी जी ने और कांग्रेस इस हक में नहीं है। बीजेपी चाहती है लेकिन बना नहीं सकेगी। बिल्कुल, कोशिशें की ना भाई, नोटबंदी की, ताकि विपक्षी पार्टियों का पैसा खत्म हो जाए। दूसरा, रिकॉर्ड के तौर पर एक बात सुन लें आप, कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि भी आपने 14 लाख रुपए का हिसाब किताब नहीं दिया, और 135 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से निकाल लिया पेनल्टी के तौर पर। 14 लाख और कहाँ 135 करोड़। इसके अलावा 3500 करोड़ का एक और नोटिस दे दिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई हमारी पार्टी, और अभी चुनावों तक वक्ती तौर पर राहत मिली है हमारी पार्टी को। तो सवाल यह है कि अगर विपक्षी पार्टियों के पास पैसा नहीं होगा, आप उनके नेताओं को तोड़ लेंगे लालच देकर या सीबीआईडी का डर दिखाकर, तो भाई आप चल तो उसी रास्ते पर रहे ना। आज जैसे हरियाणा के अंदर बीजेपी के जो 10 कैंडिडेट हैं, उनमें से 6 कांग्रेस के लोग हैं। आप लगा लो, कांग्रेस के लेकर आए उनको और टिकट दे दी। इसी तरीके से पूरे देश भर में स्थिति है। तो रास्ते ये अलग अलग अपना रहे हैं, मुद्दा एक ही है
तो अपना तो रहे केवल हम ही रहे। थैंक यू वेरी मच ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब